जानते हैं क्रिकेट के भगवान कौन है? ऑफ कोर्स सचिन तेंदुलकर सर। अच्छा, आपने किंग कोहली का नाम तो सुना ही होगा, विराट कोहली सर। तो क्या विराट कोहली एक ही दिन में किंग कोहली बन गए, या फिर सचिन तेंदुलकर सर एक ही दिन में आए और आते ही क्रिकेट के भगवान बन गए? नहीं ना, उन्होंने भी कभी ना कभी तो शुरुआत की होगी। ऐसे ही अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है कि आप शुरुआत करें, छोटे छोटे कदम उठाएं और उन्हीं छोटे छोटे कदमों से एक दिन आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, खम्मा खनी, बड़ा कमेंट, हेलो, आई एम शिविका और आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स के चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में जानेंगे। इस चैप्टर के अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस उन्हें सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर के नाम को जानते हैं कि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल होता क्या है। अब इस चैप्टर के नाम को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, जो चीजें हमने 8th और 9th में पढ़ी हैं उन्हें एक बार रिवाइज करना होगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है, उससे हम धीरे धीरे इस चैप्टर के नाम तक पहुंचेंगे और इसे आसानी से समझ पाएंगे। सबसे पहले बात आती है कि इक्वेशन क्या होती है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो देखिए, ये तो बताओ इक्वेशन क्या है। तो जब हम किसी एक चीज को दूसरी चीज से इक्वेट कर देते हैं और बीच में इक्वल टू का साइन लगा देते हैं, उसे ही हम इक्वेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 6 + 4, ठीक है, 6 + 4 कितना होता है? 10 होता है। 10 है, इसका मतलब क्या है कि 6 + 4 जो LHS है, यानी जो लेफ्ट हैंड साइड में है, वो किसके इक्वल है? जो राइट हैंड साइड में चीज है। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 6 + 4 को इक्वेट कर दिया 10 से, तो ये क्या बन गई? एक इक्वेशन बन गई, ठीक है। 6 + 4 = 10, हम इसे क्या कहेंगे? ये एक इक्वेशन है। अब लीनियर इक्वेशन क्या होती है? तो ये हमने पहले भी पढ़ा है और चैप्टर 2 में भी हम पढ़ के आए हैं पॉलिनोमियल्स के अंदर कि लीनियर किसे कहते हैं? जिस इक्वेशन के अंदर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या हो? 1 हो। हाईएस्ट पावर अगर वेरिएबल की 1 है, मतलब उस इक्वेशन की डिग्री क्या है? 1 है। मतलब जिस इक्वेशन की डिग्री 1 होगी उसे हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन। फॉर एग्जांपल, जब मैं यहाँ पे लिखती हूँ 3x + 5 = 7, ठीक है। आप यहाँ पे देखोगे x क्या है? एक वेरिएबल है। 3 यहाँ पे क्या है? x के साथ वाला है, तो ये क्या हो गया? कोएफिशिएंट हो गया। 5 यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट है। अब वेरिएबल और कांस्टेंट में कंफ्यूजन होगा कि क्या चीज है, ये हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं। वेरिएबल वो दोस्त जिसका कोई स्टैंड नहीं होता, जिसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती, और कांस्टेंट वो दोस्त जो हमेशा आपके साथ खड़ा रहता है, मतलब उसकी वैल्यू फिक्स्ड है। तो 5 यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट है। अब आप देखो, ये एक इक्वेशन भी है। अब हम इसे लीनियर इक्वेशन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है। तो x की अगर हाईएस्ट पावर 1 है, यानी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है, तो इस पूरी इक्वेशन की डिग्री क्या है? 1 है, और इसीलिए ये एक लीनियर इक्वेशन है। अब आते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इससे क्या मतलब है? इससे मतलब है कि दी गई इक्वेशन के अंदर एक ही वेरिएबल हो। जैसे आप यहाँ पे देखोगे 3x + 5 = 7, इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल। तो यहाँ पे x एक ही वेरिएबल नजर आ रहा है, इसके अलावा तो कोई और वेरिएबल है नहीं, राइट। एक ही वेरिएबल जिस इक्वेशन के अंदर होगा उसे हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। यानी पहले तो हमने देखा कि इक्वेशन क्या है, फिर समझा कि लीनियर इक्वेशन क्या है, और इस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, बिकॉज यहाँ पे एक ही वेरिएबल है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म है ax + b = 0। यहाँ पे a क्या है? x का कोएफिशिएंट है, b क्या है? कांस्टेंट है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के अंदर जो सॉल्यूशंस आते हैं, सॉल्यूशन मतलब जो x की वैल्यू हम पुट करें जिससे कि ये पूरी इक्वेशन किसके इक्वल हो जाए? 0 के इक्वल हो जाए। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन क्या होगा? जो x की वैल्यू होगी। तो जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होते हैं उसका खाली एक ही सॉल्यूशन आएगा, वन यूनिक सॉल्यूशन, उसके अलावा कोई और सॉल्यूशन आएगा नहीं। नंबर्स अलग अलग होंगे बट सॉल्यूशन एक ही निकलेगा। सो दिस इज अबाउट लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब समझते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या है। तो हमने ये तो जान लिया कि इक्वेशन क्या है और लीनियर इक्वेशन भी क्या है। अब नई चीज आई हमारे पास, टू वेरिएबल। सो फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 4x + 5y = 18। अब आप यहाँ पे देखो, ये एक लीनियर इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल जो है x एंड y, उनकी हाईएस्ट पावर 1 है, तो इस इक्वेशन की डिग्री भी क्या है? 1 है। सो ये एक लीनियर इक्वेशन हो गई। उसके बाद इन टू वेरिएबल, तो आप देखोगे इस इक्वेशन के अंदर दो वेरिएबल है। एक वेरिएबल
x है, दूसरा वेरिएबल y है। तो यहाँ पे क्या हो गए, दो वेरिएबल हो गए, इसके कारण इस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, सो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, और इसके अंदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के अंदर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं, बिकॉज वी आर हैविंग टू वेरिएबल्स। जैसे हमने देखा वन वेरिएबल है तो उसमें खाली एक ही सॉल्यूशन होगा, लेकिन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के अंदर अनंत यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। अब आते हैं हम इसके ऊपर कि भाई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या है। तो आप देखोगे हमने ये लिखा था कि ये एक इक्वेशन है हमारे पास, एक इक्वेशन दैट इज इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, 4x प्लस 5y इक्वल टू 17। ये एक इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन और लिखते हैं यहाँ पे 5x प्लस 8y इक्वल टू 20। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक लीनियर इक्वेशन है, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है। अब ये दोनों लीनियर इक्वेशन क्या हो गए, इन दोनों को साथ में हम क्या बोलेंगे, एक जोड़ा बन गया, राइट। जैसे होता है जूतों का जोड़ा, शादी का जोड़ा, इसी तरीके से ये क्या हो गया, एक जोड़ा बन गया, तो इसे क्या कहेंगे हम, पेयर। तो यही है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी ये लीनियर इक्वेशंस हैं, दो लीनियर इक्वेशन है, इनको साथ में हम क्या कहेंगे कि ये पेयर बन गया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसे थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। तो देखो, टू लीनियर इक्वेशन इन द सेम टू वेरिएबल्स आर कॉल्ड ए pair of linear equation in two variable. The most general form of a pair of linear equation is ax plus by plus c is equal to 0। और आपको एक दूसरी भी दिख रही होगी, इसे भी समझते हैं। ये यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि आपके पास दो इक्वेशंस हैं, ठीक है, हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल। तो दोनों इक्वेशंस में क्या है ना, उनके वेरिएबल सेम होने चाहिए। जैसे कि अगर यहाँ पे हम लिखते हैं 4x plus 5y is equal to 17 and 5x plus 7y is equal to 19, तो आप यहाँ पे एक चीज देखोगे कि यहाँ पे भी वेरिएबल x है और दूसरी इक्वेशन में भी वेरिएबल x है। ओके, यहाँ पे भी वेरिएबल y है, यहाँ पे भी वेरिएबल y है, यानी दोनों इक्वेशन के अंदर जो वेरिएबल है वो सेम है। तो हम इन्हें कह सकते हैं कि दीज आर दी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लेकिन अगर यहाँ पे इसी की जगह एक ये चीज हो दैट 5y प्लस 8t is equal to 18 and 5n plus 70 is equal to 19। अब यहाँ पे आप एक चीज देखोगे कि यहाँ तो y है लेकिन यहाँ पे n है, t दोनों में सेम है, तो क्या ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है? नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों इक्वेशन के वेरिएबल सेम नहीं है। तो ये यहाँ पे यही कहना चाहता है कि टू लीनियर इक्वेशन इन द सेम टू वेरिएबल्स आर कॉल्ड अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, उसे ही हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल कहेंगे जिनमें दोनों इक्वेशन के जो वेरिएबल हो वो सेम हो। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब आप कहोगे कि ये यहाँ पे क्या लिख रखा है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, फिर दोबारा लिखा है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो हमने डिस्कस किया दैट जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्या है, ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, यही होती है। अब हम क्या कह रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में क्या होता है कि दो लीनियर इक्वेशन होंगी, तो उसकी भी स्टैंडर्ड फॉर्म यही होगी दैट ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0। अब सवाल आता है कि हम पहचानेंगे कैसे। चलो दे दिया दो हैं, यहाँ पे दो इक्वेशन दे दी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, और इसे पेयर भी हमने मान लिया बिकॉज दोनों में वेरिएबल सेम है। अब हम ये कैसे पहचाने कि पहली इक्वेशन कौन सी है और दूसरी इक्वेशन कौन सी है। तो इसीलिए समझने के लिए तो इसके आगे हम लगा देंगे 1 दैट a1x ये वाली पहली इक्वेशन है, b1 c1, और इसी तरह यहाँ पे हो जाएगा a2 b2 एंड c2। ठीक है, सो इसी के कारण से ऐसे लिखा गया है कि जो पहली इक्वेशन है उसके साथ a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और जो दूसरी इक्वेशन है उसके साथ a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज दी गई है दैट वेयर a1 a2 b1 b2 c1 c2 आर रियल नंबर्स। ये क्या है, रियल नंबर्स है, सच दैट a12 प्लस b12 प्लस इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0।
ये क्या कहना चाह रहा है? ये कह रहा है कि जैसे यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म हमने लिखी है, तो इसमें जो a1x है और यहाँ पे b1 है, सो जो a1 है और b1 है ये जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। मान लो अगर हम इसे जीरो के इक्वल कर देते हैं, a1 जीरो के इक्वल हो गया, b1 भी जीरो के इक्वल हो गया, तो ये पूरी के पूरा टर्म ही जीरो बन जाएगा। तो क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बचेगी? नहीं ना। इन द सेम वे जो a2 है और b2 है ये भी इक्वल टू जीरो नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर ये भी इक्वल टू जीरो हो गए तो वो इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं रहेगी। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है क्या। इस चैप्टर के नाम को आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखो, जैसा कि हमने देखा कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के अंदर हमारे पास दो इक्वेशंस होती हैं। सो ग्राफ पे जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, जब हम एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम पहले ये सीख के आए कि लीनियर इक्वेशन है उसे हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनती है, वो तो एक इक्वेशन के अंदर था। अब यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशंस रहेंगी, राइट? दैट्स व्हाई इट्स अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सो दो इक्वेशंस की भी बात, तो अगर वो लीनियर में है तो भाई स्ट्रेट लाइन तो बनेगी, लेकिन यहाँ पे एक चीज आ जाती है कि दो स्ट्रेट लाइन बनेंगी। तो वो दो स्ट्रेट लाइन कैसे बनेंगी? जब हम उन्हें इस इक्वेशन को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे तो स्ट्रेट लाइन कैसे कैसे बन सकती है, क्या क्या तरीके हैं जिनसे वो लाइन उस ग्राफ पे बनेंगे, तो उन्हें समझते हैं। देखो, एक तो तरीका ये हो सकता है, सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म हमेशा याद रखना, दैट इज a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। दिस इज अवर स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, ये हमें पता है। अब जब हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो ये हो सकता है, जैसे ये ग्राफ मान लो, दिस इज अवर एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, तो लीनियर इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो मान लो पहली इक्वेशन की लाइन इस तरीके से बन गई, ठीक है, पहली इक्वेशन की लाइन ऐसे बन गई, दूसरी इक्वेशन की लाइन कुछ इस तरीके से बन गई, दूसरी इक्वेशन जो थी उसकी लाइन इस तरह से बनी। तो एज यू कैन सी ये दोनों लाइन स्ट्रेट है और ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो पहली कंडीशन क्या है कि जब दो लीनियर इक्वेशंस को हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो स्ट्रेट लाइन बनेंगी। तो एक तो ये हो सकता है कि वो दो लाइनें ऐसे बने, एक पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट करें, तो वन इज इंटरसेक्ट करेंगी वो, अगर हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। तो दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा ये हो सकता है कि ये ग्राफ है, ठीक है, एक लाइन बन गई ऐसे और दूसरी लाइन बन गई ऐसे, तो ये क्या हो गए? पैरेलल लाइंस, यानी कि ये एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, स्ट्रेट लाइंस है बट दे आर पैरेलल, ठीक है। तो ऐसे बन सकता है। दूसरा कंडीशन क्या है कि जब हम दो लीनियर इक्वेशंस को ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो ये हो सकता है कि वो दोनों लाइन एक दूसरे से मिलेंगी नहीं, दे विल बी पैरेलल, जैसे ट्रेन की पटरी होती है उस तरीके से ये रहेंगी पैरेलल। सो एक ही हो जाएगा कि भाई पैरेलल लाइंस बनेंगी। तीसरा क्या हो सकता है जब ये लाइंस बने? तीसरी ये हो सकती है कि एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ जाए, जैसे जो पहली इक्वेशन है उसकी लाइन ये बन गई और जो दूसरी इक्वेशन रहेगी उसकी लाइन इसी के ऊपर आ जाएगी, यानी ये क्या हो गया? कोइंसाइड। तो तीसरा ये हो सकता है कि वो लाइन क्या रहेंगी? कोइंसाइड करेंगे, यानी एक के ऊपर एक, जैसे ये हाथ है, ये पहली लाइन मान लो इसे, तो ये जो दूसरा हाथ है ये इसके ऊपर ही आ गया, तो ये क्या हो गया? कोइंसाइड, एक के ऊपर एक चढ़ गई है। तो ये तीन ही लाइंस बनेंगी जब हम इन्हें ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को, यानी दो इक्वेशंस हैं, उन्हें जब ग्राफ पे प्लॉट कर दिया तो हो सकता है कि वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, दैट इज इंटरसेक्टिंग लाइंस, या ये हो सकता है वो मिलेंगी नहीं, दे आर पैरेलल लाइंस, और या ये होगा कि एक के ऊपर एक चढ़ जाएगी, दैट इज कोइंसिडेंट लाइंस। तो ये तीन तरीके यहाँ पे होंगे। अब जो इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, यानी जो इंटरसेक्ट करेंगे एक पॉइंट के ऊपर, तो उस इक्वेशन को, उस पेयर ऑफ इक्वेशन को हम कहेंगे दैट इट इज अ कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। अगर वो पैरेलल है तो हम उसे कहेंगे कि भैया ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है ना, ये इनकंसिस्टेंट है। और अगर वो कंसाइड कर रही है, यानी एक दूसरे पर चढ़ जा रही है, तो इसका मतलब क्या है कि वो जो दिया गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है वो डिपेंडेंट है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि वो भी कंसिस्टेंट है। करते हैं सॉल्यूशंस ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन
टू वेरिएबल के बारे में। इस सॉल्यूशन क्या होता है, हमने स्टार्टिंग में भी देखा कि सॉल्यूशन क्या है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। तो जो वेरिएबल की वैल्यू होगी ना वो उस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, ठीक है। सो सॉल्यूशन हम फाइंड आउट कैसे करेंगे, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का हम देखते हुए आए, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का भी देखते हुए हैं, लेकिन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो जैसे मान लो यहाँ पे ये एक इक्वेशन मैं लिख देती हूँ 6x + y = 16, ये एक इक्वेशन हो गई। दूसरी इक्वेशन जैसे यहाँ पे है x - y = 4, ये पहली इक्वेशन है। अब जरा चेक करते हैं कि क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, तो क्या ये लीनियर है। यहाँ पे आप देख सकते हो इक्वेशन तो ये है, इक्वल टू का साइन है, x की वैल्यू, x की हाईएस्ट पावर 1 है, y की हाईएस्ट पावर 1 है, यानी ये लीनियर है, इसकी डिग्री 1 है। उसके बाद क्या इन टू वेरिएबल, तो यहाँ पे एक वेरिएबल है, यहाँ पे भी एक वेरिएबल, यानी दो वेरिएबल है, एक x एक y। ऐसा ही दूसरी इक्वेशन में भी देख सकते हो। तो ये तो हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। अब हम इसके सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, तो फिलहाल हम एक एग्जांपल देख रहे हैं कि आप सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हो, आगे इसके तरीके भी जानेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास ये दो लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल, तो इन्हें हम कह सकते हैं दैट दे आर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब इनके सॉल्यूशन निकालना यानी कि x और y की वैल्यू निकालना, x और y की हमें वैल्यू निकालनी है, और वो वैल्यू ऐसी होनी चाहिए कि जो अगर हम उसे फर्स्ट इक्वेशन में डालें और सेकंड इक्वेशन में डालें तो दोनों में जो इक्वल टू में हमें मिल रहा है वो आंसर हो, यानी उस वैल्यू को डालने से ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, जो इक्वल टू में हमारे पास है उसके इक्वल आ जाए। सो लेट्स डू इट। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इन दोनों को एक दूसरे में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सो लेट्स डू x + y, लेफ्ट हैंड साइड जो है उन्हें एक साइड कर लेंगे और राइट हैंड साइड जो है उन्हें एक साइड सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सो -x - y = 16 - 4। अब इधर देखो x + y माइनस 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 यहाँ पे प्लस हो जाएगा, सो इट इज x + y। 16 में से आप 4 माइनस कर दोगे, यू विल गेट 12। तो यहाँ पे हमारे पास 12 आ गया। अब यहाँ पे आप देखोगे माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो x यहाँ पे कंप्लीटली कट हो जाएगा। देन हमारे पास है +y एंड +y, सो 1y, y लिखा है, इसका मतलब क्या है 1 है इसके यहाँ पे, सो 1y + 1y वी गेट हियर 2y = 12। अब 2 उधर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, सो y विल बी इक्वल टू 2 × 6 = 12। तो y की वैल्यू क्या निकल के आ गई, दैट y is 6। तो ये सॉल्यूशन हो गया यहाँ पे y का, ठीक है। अब हमें निकालनी है x की वैल्यू, तो वो कैसे निकाल सकते हैं, y हमारे पास निकल के आ गया, तो इनमें से कोई भी एक इक्वेशन हम ले लेंगे, y की वैल्यू वहां पे पुट कर देंगे और उससे x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। लेट्स डू इट। जैसे यहाँ पे है x + y = 16, ठीक है। सो हमें पता है कि y 6 है, सो लेट्स राइट इट x + 6 = 16। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 6 ऐड हो रहा है तो उस साइड जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सो x विल बी इक्वल टू 16 - 6 दैट इज 10। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, 10। सो 10 और 6 क्या है यहाँ पे, सॉल्यूशन है। x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू 6 है। अब क्या ये यहाँ पे सही भी किया है हमने, तो आप वैल्यू पुट करके देखो, x पे अगर हम 10 रख देते हैं और y पे हम 6 रख देते हैं, 10 + 6 16। ऐसे यहाँ पे देखो x पे 10 रख देते हैं एंड y पे 6 रख देते हैं, तो 10 में से जब हम 6 माइनस कर देंगे तो हमारे पास 4 ही आता है। तो ये क्या हो गए, यहाँ पे इसके सॉल्यूशन हो गए। तो अब जानते हैं कुछ तरीके जिनसे कि हम ये सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के अंदर सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए दो है, एक तो मेथड है कि ग्राफिकल मेथड, ग्राफ के थ्रू आप सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हो, और दूसरा मेथड होता है एल्जेब्रिक मेथड। और एल्जेब्रिक मेथड के अंदर दो मेथड होते हैं जिनकी मदद से हम सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं, एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा है एलिमिनेशन मेथड। अब इन्हें एक एक करके समझते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं हम ग्राफिकल मेथड की। तो थोड़ी देर पहले हमने ग्राफ पे अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को, तो हमने देखा 3 तरीके की लाइंस बनती है। एक होता है इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है, एक इस तरह से बनती है जो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, एक होती है पैरेलल यानी वो मिलने ही वाली नहीं है, और एक होती है कोइंसिडेंट लाइन यानी एक के ऊपर एक लाइन आ जाती है, ठीक है। सो ये 3 तरीके की लाइंस हमने पहले भी डिस्कस करी थी। तो इनके सॉल्यूशंस कैसे निकलते हैं, तो देखो जब ग्राफ पे अगर ये ऐसी लाइंस बनती हैं, तो अगर लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, जब हम ग्राफ पे इक्वेशन की लाइन ड्रॉ करेंगे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की,
तो अगर वो इंटरसेक्टिंग लाइन है तो उसका एक ही सॉल्यूशन होगा। वो हम कैसे बता रहे हैं, जितनी बार लाइन एक दूसरे को टच करेंगी उतने ही नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। तो यहाँ पे ये एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसका क्या होगा, एक ही सॉल्यूशन होगा, वन यूनिक सॉल्यूशन इंटरसेक्टिंग लाइन का। अब अगर लाइन पैरेलल है तो आप देख सकते हो ये एक दूसरे से कभी मिलने ही नहीं वाली है, ये ऐसे सीधा चलती जाएंगी, एक दूसरे को टच ही नहीं करने वाली है, यानी इनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो अगर ग्राफ के ऊपर उस इक्वेशन को जब आप ग्राफ पे प्लॉट कर रहे हो और अगर पैरेलल लाइन बन रही है तो समझ जाओ नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। अब अगर कोइंसिडेंट लाइन बन रही है यानी एक के ऊपर एक लाइन चढ़ गई है तो यहाँ पे हर एक पॉइंट पे बहुत सारे सॉल्यूशन, यानी हर एक पॉइंट पे एक सॉल्यूशन है, यानी अगर कोइंसिडेंट लाइन है देन इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसे समझते हैं। देखो पहले क्या दे रहा है कि इफ द लाइन इंटरसेक्ट at a point then that point gives the unique solution of the two equation। अगर जो ग्राफ पे हमने प्लॉट किया दो लाइंस है वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है तो इसका मतलब है कि भाई एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा हमें। इन दिस केस द पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। तो ऐसे केस के अंदर जब लाइन इंटरसेक्ट कर रही है और एक ही सॉल्यूशन मिलेगा तो इससे हमें ये क्लियर होता है कि ये जो पेयर ऑफ इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है, ये कंसिस्टेंट है। दूसरा यहाँ पे क्या है, इफ द लाइन coincide then there are infinitely many solutions, each point on the line being a solution। in this case the pair of equation is dependent और consistent। अगर लाइन एक के ऊपर एक चढ़ गई है तो हर पॉइंट पे सॉल्यूशन है, तो यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, बहुत सारे, अनंत। और ये कैसा केस होगा, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा। तीसरा क्या है, इफ द लाइन आर पैरेलल देन द पेयर ऑफ इक्वेशन हैज no solution। in this case the pair of equation is inconsistent। अगर लाइन पैरेलल है, एक दूसरे से मिल ही नहीं रही है, तो कोई सॉल्यूशन होगा, there will be no solution। और ऐसे पेयर ऑफ इक्वेशन इन टू वेरिएबल को हम कहेंगे इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो ये तो था ग्राफ के ऊपर। अब हम आ जाते हैं कि क्या ऐसा भी कोई तरीका है कि हम लीनियर इक्वेशन जो दी गई है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, उसे देखें और देखते ही बता दें कि भैया ये इंटरसेक्ट करेंगी ग्राफ के ऊपर, या फिर ये पैरेलल है, या फिर ये कोइंसाइड लाइंस यानी एक के ऊपर एक चढ़ जाएंगी। और ये भी बता दे देखते कि इसका एक सॉल्यूशन होगा। अगर इंटरसेक्ट पता चल गया तो पता है कि एक ही सॉल्यूशन होगा, पैरेलल है तो हमें पता है कि भैया सॉल्यूशन ही नहीं होगा, और कोइंसाइड है तो इसका मतलब क्या है कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तो क्या कोई ऐसा वे है, कोई ऐसा तरीका है कि हम देखते ही बता दें? तो हाँ, थोड़ी बहुत आपको इधर से उधर चीजों को देखना होगा, जो हमारे पास इक्वेशंस है ऊपर नीचे करना होगा, और आप फिर बता दोगे देखते ही बिना ग्राफ पे जाए कि इंटरसेक्ट होगी, पैरेलल होगी या कोइंसिडेंट लाइन होगी। सो लेट्स रीड कि वो कैसे होगा। इस टेबल को ध्यान से समझना, आपको ये इजीली क्लियर हो जाएगा। लेट देखो, सबसे पहले यहाँ पे पहले हमारे पास है पेयर ऑफ लाइंस, यानी ये क्या है, ये एक इक्वेशन नंबर 1 है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद a1 by a2, b1 by b2, c1 by c2, ये क्या है, रिमेंबर द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। और दूसरी इक्वेशन की हमने क्या लिखी थी, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो ये a1 a2 b1 b2 c1 c2 वही है। उसके बाद क्या करना है, हमें इनके रेशियोज को कंपेयर करना है और फिर हम बता देंगे कि ये किस तरह की लाइंस बनेंगी, इंटरसेक्टिंग, पैरेलल या कोइंसाइड, ठीक है। और सॉल्यूशन भी कैसे होंगे, दैट इज अलजेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन। तो इसको इसके हिसाब से पहले करके देखते हैं। यहाँ पे देखो x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a1 by a2, तो a1 यहाँ पे क्या है, x के आगे क्या है, x सिंगल लिखा हुआ है, इट मीन्स इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी यहाँ पे, दैट इज 1। उसके बाद है 3, दैट इज 1 by 3। वन बाय 3 ये हो गया a1 by a2। उसके बाद क्या है, b1 by b2, तो यहाँ पे b1 क्या है, 2, यहाँ पे जो दिया गया है दैट इज -2, इसके आगे साइन है। उसके बाद क्या है b2, तो ये इज प्लस 4y यानी 4। उसके बाद है c1 by c2, तो ये 0 इस साइड आ जाएगा, यू विल गेट 0 माइनस 20। अब यहाँ पे आप चाहो तो इसे कट भी कर सकते हो, 2 1 2 2 2 4, वी विल गेट 1 by 2। तो अब हमें कहा गया है कंपेयर द रेशियोज। तो अगर आप देखोगे तो 1 by 3 जो है वो 1 by 2 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जो a1 by
A2 है वो B1/B2 के इक्वल नहीं है। तो अगर ऐसा केस है कि इक्वेशन में जो A1/A2 है वो B1/B2 के इक्वल नहीं है, तो वो पता है कैसी लाइन होगी? वो लाइन होगी इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या होगा? इंटरसेक्टिंग लाइन। तो अगर अब इंटरसेक्टिंग लाइन है तो थोड़ी देर पहले हमने जाना कि अगर लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है और वो इंटरसेक्टिंग लाइन है तो कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे? 1। तो यहां पे होगा 1 यूनिक सॉल्यूशन। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट के ऊपर। यहां पे है 2x + 3y - 9 = 0 एंड 4x + 6y - 18 = 0। वही सारी चीजें करके देखनी है, A1/A2, B1/B2, C1/C2, और उनके रेशियोज को कंपेयर करेंगे और हमारे पास पता चल जाएगा कि किस तरीके की लाइन बनेगी। सो यहाँ पे A1/A2 क्या है? 2/4। ओके, उसके बाद यहाँ पे है B1/B2 दैट इज 3/6 एंड वहां पे आ जाएगा -9 एंड -18। सो देखो -9 एंड -18 C1/C2। तो ये एक दूसरे से कट हो जाएंगे, जैसे 2 1 2, 2 2 4, 3 1 3, 3 2 6, माइनस से माइनस कट, 9 1 9, 9 2 18। सो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया? 1/2, 1/2 एंड 1/2, यानी A1/A2 क्या है? 1/2 है। B1/B2 क्या है? 1/2 एंड C1/C2 क्या है? 1/2 है। यहाँ पे क्या हो रहा है? जब इनके रेशियोज को कंपेयर करें तो यहाँ पे ये है कि भैया A1/A2 जो है वो इक्वल आ रहा है B1/B2 के, और ये इक्वल आ रहा है C1/C2 के। तो जब ऐसा केस हो कि तीनों एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं, A1/A2 इक्वल आ रहा है B1/B2 के और वो इक्वल आ रहा है C1/C2 के, तो ऐसे में कैसी लाइंस बनेंगे? ऐसे में बनेंगी कोइंसाइड लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस। सो अगर कोइंसिडेंट लाइंस बन रही हैं तो कैसा सॉल्यूशन आएगा? हमने अभी देखा, अगर लाइन एक के ऊपर एक चढ़ जाएंगे देयर आर इनफिनिटली सॉल्यूशंस। तो तीसरा केस ही हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इक्वेशन देख के निकाल सकते हो। अब आते हैं आगे, x + 2y - 4 = 0, 2x + 4y - 12 = 0। वही सारी चीजें हमें यहाँ पे करके देखनी है। सो लेट्स डू इट। यहाँ पे क्या है? x और यहाँ पे है 2x, इसका मतलब क्या है? ये 1/2 हो जाएगा। लेट्स राइट इट 1/2। उसके बाद है +2 एंड +4 दैट इज 2/4 एंड उसके बाद है हमारे पास -4 एंड -12 दैट इज C1/C2। सो लेट्स राइट इट -4 एंड -12। तो यहाँ पे देखो ये कट हो जाएगा, 2 1 2 एंड 2 2 4, और माइनस से माइनस कट हो जाएगा और ये भी यहाँ पे कट होगा, 4 1 4 एंड 4 3 12। तो ये क्या हो गया? 1/2 A1/A2। वो इक्वल है किसके? यहाँ पे B1/B2 पे भी तो 1/2 है, तो ये इक्वल है B1/B2 के, लेकिन ये C1/C2 के इक्वल नहीं है। तो जब हम इन्हें कंपेयर करें तो क्या आ रहा है कि दैट A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। ये C1/C2 के इक्वल नहीं है, लेकिन हाँ A1/A2 इक्वल है B1/B2 के। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? ऐसी कंडीशन के अंदर पैरेलल लाइंस बनेंगी। तो अगर पैरेलल लाइंस बन रही हैं तो हमने अभी थोड़ी देर पहले जाना कि अगर लाइन एक दूसरे को बिल्कुल मीट ही नहीं करने वाले हैं किसी पॉइंट पे, तो वहां पे नो सॉल्यूशन, यानी कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। सो इस तरीके से आप इक्वेशन को देखते ही बता सकते हो कि ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर लाइन इंटरसेक्ट करेंगी तो इसका मतलब है कि A1/A2 जो है वो B1/B2 के इक्वल नहीं होगा। अगर लाइन कोइंसिडेंट है, यानी एक के ऊपर एक चढ़ जाएंगी, तो इसका मतलब है A1/A2 जो है वो B1/B2 के इक्वल होगा और वो इक्वल होगा C1/C2 के। और अगर लाइन पैरेलल है, मिलने ही नहीं वाली है, तो कैसा होगा? A1/A2 जो है वो B1/B2 के इक्वल होगा, लेकिन वो C1/C2 के इक्वल नहीं होगा। तो इस तरीके से ग्राफ के अंदर जो लाइंस बनेंगे आप बता सकते हो कि इनके कितने सॉल्यूशंस आने वाले हैं और कैसे आने वाले हैं, इंटरसेक्ट है, पैरेलल है या कोइंसाइड है। अब आ जाते हैं हम अलजेब्रिक मेथड के ऊपर कि अलजेब्रिक के जो मेथड्स हमने जाने कि सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, एलिमिनेशन होता है, तो इनकी मदद से हम सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में। तो यहाँ पे देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? रिप्लेस कर देना किसी चीज को। सो स्टेप बाय स्टेप जानना कि सब्स्टिट्यूशन मेथड की मदद से हम कैसे सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो दो लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल्स। तो मान लेते हैं ये इक्वेशन नंबर 1 है एंड दिस इज इक्वेशन नंबर
2। तो इसे हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कह सकते हैं। वाई? बिकॉज पहली बात तो इक्वेशन है, दूसरी ये लीनियर है, डिग्री यहाँ पे बनी है, और दो वेरिएबल दोनों में सेम है एक्स एंड वाई, तो दिस इज अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड की मदद से इसके सॉल्यूशंस निकालने, यानी एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर हम सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन के अंदर से आपको जो भी इक्वेशन अच्छी लगे वो आप ले लो। तो जैसे मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब हम क्या करेंगे, इसमें से इस एक वेरिएबल की, इन दोनों में से किसी एक वेरिएबल की हम वैल्यू निकालेंगे। दैट इज, अगर मैं y की निकाल रही हूँ, आप चाहो तो x की भी निकाल सकते हो। तो y की अगर हम निकालें तो x यहाँ पे प्लस में है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई, दैट y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स। अब हम क्या करेंगे, अब जो दूसरी इक्वेशन हमारे पास है, जो बची हुई इक्वेशन है, उसमें हम इस y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। दैट इज व्हाट सब्स्टिट्यूशन मेथड इज। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, सेकेंड इक्वेशन 3x प्लस वाई इक्वल टू 11। सो हमें पता है कि y हमने क्या निकाला अभी पहली इक्वेशन के, दैट y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स। तो इसे डाल दो, 3x प्लस 5 माइनस एक्स इज इक्वल टू 11। अब इसे हमें सोल्व करना है और हमारे पास वैल्यू निकल के आ जाएगी। सो लेट्स डू इट। 5 यहाँ पे प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस होता है, तो x में से जब आप माइनस कर दोगे, 3x में से 1x माइनस कर दोगे, सो यू विल गेट 2x एंड 11 माइनस 5। अब 11 में से जब आप 5 माइनस कर दोगे, सो यू विल गेट 2x इज इक्वल टू 6। अब 2x इज इक्वल टू 6 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, x विल बी इक्वल टू 6/2 एंड 2 3 6। तो x की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास निकल के आ गई 3। पहला सॉल्यूशन आ गया, हम यही तो फाइंड आउट कर रहे थे। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में सबसे पहले हमने क्या किया, किसी एक इक्वेशन को लिया, उसमें से एक वेरिएबल की वैल्यू हमने निकाल ली और उसे दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया, एंड वी गोट द वैल्यू ऑफ x, दैट इज 3। अब y की वैल्यू निकालनी है। सो y क्या था हमारा, y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स। y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स। तो x हमें पता चल गया 3 है, सो 5 माइनस 3 इज 2। तो y की वैल्यू भी निकल के आ गई। सो दिस इज कि सब्स्टिट्यूशन मेथड की मदद से आप सॉल्यूशन निकाल सकते हो। सब्स्टिट्यूशन मेथड इज जस्ट, आपको दो इक्वेशन दी गई हैं, किसी एक इक्वेशन में किसी एक वेरिएबल की आप वैल्यू निकाल लो, उस वैल्यू को दूसरी इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दो, रिप्लेस कर दो, आपके पास एक वेरिएबल की वैल्यू निकल के आ जाएगी, और उसे जो हमने अज्यूम किया था कि मान लेते हैं y की 5 माइनस एक्स है, यहाँ पे सॉल्यूशन करने पे वहां पे पुट कर दो, एंड यू विल गेट द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो दिस इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसके बारे में आपको और अच्छे समझ में आएगा जब हम आगे नेक्स्ट वीडियोस में इनके क्वेश्चंस भी करेंगे। अब आते हैं अगले मेथड के ऊपर, दैट इज एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, सो एलिमिनेशन का मतलब क्या है, रिमूव कर देना, हटा देना। तो इसमें हम क्या करते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो दो इक्वेशन है, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1 and this is our equation number 2. So these are the pair of linear equation in two variable. अब हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर, एलिमिनेशन मेथड के अंदर हमें एक चीज को रिमूव करना होता है। सो उसके लिए जरूरी है कि इन दोनों इक्वेशन के अंदर ना हम किसी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को दोनों में सेम बनाएं। कहने का मतलब, जैसे यहाँ पे 2x है, तो ये x जो है ये भी 2x बन जाए, या फिर अगर ये नहीं करना चाहते तो यहाँ पे जो 3y है, तो यहाँ पे जो 2y है तो वो भी 3y बन जाए। यानी दोनों इक्वेशन के अंदर किसी एक वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट है वो दोनों के अंदर सेम हो जाए, ये हमें करना है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इस दिए गए x को हम 2x बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, अगर इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 2x बन जाएगा। तो क्या ये सिर्फ हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे वो x से ही मल्टीप्लाई हो, नहीं, क्योंकि हमें इसे पूरे से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी इस पूरी इक्वेशन को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई सेकेंड इक्वेशन बाय 2, ठीक है, ताकि ये इसके सेम हो जाए, ऊपर वाला कोएफिशिएंट जो है वो नीचे वाले कोएफिशिएंट जैसा हो जाए। सो लेट्स डू इट। x प्लस 2y इज इक्वल टू 7 है, इसे हम क्या कर रहे हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2 2 ज़ा 4y एंड 7 2 ज़ा 14। तो अब हमारे पास ये एक इक्वेशन आ गई है, सो इसे हम कह सकते हैं दिट इज दी थर्ड इक्वेशन। पहली इक्वेशन ये थी, सेकंड ये थी, और अब इसे 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये तीसरी इक्वेशन आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस तीसरी इक्वेशन को इस पहली इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं,
बिकॉज जो मेथड है उसका नाम है एलिमिनेशन मेथड, यानी रिमूव करना है। सो रिमूव करने के लिए हमें सब्ट्रैक्शन यहाँ पे करना होगा। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। क्या करना है, इसमें से जो थर्ड इक्वेशन आई है उसे सब्ट्रैक्ट कर देना है। सो 2x प्लस 4y इक्वल टू 14। अब एक और सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हम सब्ट्रैक्ट ही क्यों कर रहे हैं, ऐड भी तो कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप एक चीज देखो कि ये जो दोनों इक्वेशन है इनके अंदर दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं। अब अगर हमें एलिमिनेट करना है, रिमूव करना है, तो प्लस माइनस होना चाहिए, यानी अपोजिट होना चाहिए। प्लस माइनस होगा माइनस, देन वी कैन इजीली कट इट डाउन। तो इसीलिए हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो नीचे वाली इक्वेशन है इसके साइन चेंज हो जाएगी। ये प्लस क्या बन जाएगा, माइनस। यहाँ पे भी ये प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, और ये जो +2 है ये भी -2 बन जाएगा। सो नाउ वी कैन इजीली रिमूव इट। ये +2 है, ये -2 है, प्लस माइनस माइनस 2x का 2x कट हो गया। अगर यहाँ पे ऐसा होता, मान लो ये ऊपर वाला जो है ये माइनस में होता, दैट इज -2x - 3y इक्वल टू -11, तो हम ऐड ही करते, हमें नीचे वाली इक्वेशन प्लस में ही रखनी होगी। अगर माइनस लगा देते तो फिर वही, दोनों साइंस सेम नहीं होने चाहिए, हमें रिमूव करना है। तो इसी के कारण यहाँ पे दोनों सेम है, प्लस प्लस है, तो नीचे वाले को हमें माइनस करना होगा। दैट्स व्हाई वी आर डूइंग सब्ट्रैक्शन। तो ये सवाल पे डिपेंड करता है कि वो ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ से 2x रिमूव हो गया, एलिमिनेट हो गया। अब आगे देखो ये प्लस माइनस है, सो -3 एंड -4y, ये आपके पास आ जाएगा -1y, -1y। सो 1 इज व्हाट, -y। हम इसे सिंपली ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद क्या है, 11 - 14। ओके, सो यहाँ पे +11 है, -14 है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 11 में से जब आप 14 को माइनस कर दोगे, सो वी विल गेट -3। अब माइनस से माइनस कट हो जाएगा एंड यू विल गेट y इज इक्वल टू 3। तो एक सॉल्यूशन हमारे पास निकल के आ गया कि y की वैल्यू क्या है, 3 है। अब हम x की वैल्यू भी इजीली निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, ये हमारे पास पहली इक्वेशन थी 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। अब हमें पता है कि y की वैल्यू जो है वो 3 है, तो बस जो हमने सब्स्टिट्यूशन में किया, सब्स्टिट्यूट करने के बाद आगे जो भी प्रोसेस था वही सेम प्रोसेस यहाँ पे हो जाएगा। एलिमिनेट करने के बाद हमारे पास y की वैल्यू 3 आ गई, सो वी कैन राइट इट 2x प्लस 3 इंटू 3, बिकॉज यहाँ पे y मल्टीप्लाई कर रहा है, सो दैट इज 3 इक्वल टू 11। सो 2x प्लस 3 3 इज 9 इक्वल टू 11। अब यहाँ पे 9 ऐड हो रहा है तो उस साइड जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सो 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 9, देन इट इज इक्वल टू 2x। 11 में से आप 9 माइनस कर दोगे, सो यू विल गेट 2, और x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 1, क्योंकि यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड होगा, 2 से 2 कट हो जाएगा, वी विल गेट 1। तो ये आ गई हमारे पास x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3। सो दिस इज how we can find solution according to the elimination method। अब ये दोनों मेथड है। अब आपके पास सवाल कैसे आ सकता है, तो पर्टिकुलर आपको सवाल में दे ही दिया कि इसका आप सॉल्यूशन निकालो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो हमें वो यूज में लेना है। अगर आपको कह दिया गया कि सवाल में पर्टिकुलर मेंशन करके कहा गया है कि एलिमिनेशन मेथड से निकालो, तो आपको ये मेथड यूज में लेना है। लेकिन अगर आपको नॉर्मली दे दिया जाता है कि इसके सॉल्यूशंस निकालो, दी गई पेयर ऑफ टू लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालो, तो आपको जो मेथड बढ़िया लगे, ग्राफिकल लगे, तो आप ग्राफ के थ्रू निकाल लो। सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको ऐसा लगता है कि ये ज्यादा अच्छा है, इससे निकाल लो। एलिमिनेशन लगता है कि इससे निकाल सकते हो तो आप इससे निकाल लो। सब्स्टिट्यूशन में जस्ट वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, एलिमिनेशन में हम एक को हटा ही देते हैं, सेम करते हैं एंड देन उसे रिमूव कर देते हैं। दिस इज व्हाट एलिमिनेशन इज ऑल अबाउट। तो यहाँ पे इस चैप्टर के जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे वो हमने कवर कर लिए हैं, सीख लिए हैं। आगे के वीडियोस में इस चैप्टर में जितने भी एक्सरसाइज क्वेश्चंस दिए गए हैं हम उन्हें सॉल्व करेंगे। अगर आप वो क्वेश्चंस जितने भी हैं उनके वीडियोस देखना चाहते हो तो या तो यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट नजर आ रही होगी, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको उस प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा चैप्टर 3 की, वहां पे आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे। ये वीडियो आपको यूजफुल लगा और हेल्पफुल भी लगा तो इस वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, धन्यवाद।